दोस्तों और साथियों, 12 साल हो चुके थे पूजा और बलराम की शादी को। इन 12 सालों में बलराम ने अपनी घर गृहस्थी बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए अपनी पत्नी को कई बार समझाया और 3 बार उसकी गलती को माफ़ किया, क्योंकि पूजा 3 बार घर से भाग चुकी थी। दोस्तों, ऐसे इंसान के बारे में आप क्या कहोगे कि जिसने अपनी बीवी को भागने के बाद, यानी किसी दूसरे शख्स के साथ भागी, कई दिन उसके साथ रही और फिर जब घर वापस आई तो उसको माफ़ कर दिया। एक बार नहीं बल्कि 3 बार किया। ऐसा इंसान कितना अच्छा होगा। वो इंसान वो अपनी घर गृहस्थी बचाने के लिए सब कुछ करता रहा, बीवी को माफ़ करता रहा, बीवी की गलतियों पर पर्दा डालता रहा, सिर्फ इस वजह से कि बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो। लेकिन वो औरत पूजा मानने को तैयार ही नहीं थी और आखिरकार उसने वही किया जिसका डर था। एक दिन उसने बलराम को इस दुनिया से ही उठा दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। जब वो अपने पति के पैर पकड़े हुए थी, उसका प्रेमी और उसके 2 दोस्त उसके पति की छाती पर चढ़ कर के उसकी गर्दन को काट रहे थे, यानी बलराम को हलाल कर रहे थे। उस वक्त में एक मासूम 7 साला बच्चा जो बलराम का बेटा था, वो पापा की चीख की आवाज़ सुनकर के कमरे में आता है। लेकिन उसकी बेरहम माँ अपने उस 7 साला बेटे को डांट करके भगा देती है और कहती है कि वापस अपने कमरे में जाकर सो जाओ। वो कहता है कि पापा क्यों चीख रहे हैं, पापा को क्या हुआ है। कहने लगी कि बेटा, पापा तुम्हारे बीमार हैं और ये डॉक्टर साहब हैं, ये उनको सुई लगा रहे हैं और इस वजह से वो दर्द की वजह से चीख रहे हैं, तो मैंने तुम्हारे पापा के पैर पकड़ लिए। ठीक हो जाएंगे पापा, कुछ नहीं, सुबह पापा से मिल लेना और जाओ कमरे में जा कर के सो जाओ। ये उस औरत की हैवानियत की हद थी कि वो अपने पति के पैर पकड़े हुए है ताकि वो भागे ना, ताकि वो झटपटाए ना। और उसके जो प्रेमी था, उसका प्रेमी और उस प्रेमी के जो दोस्त थे, वो उसकी छाती पर चढ़कर बैठे हुए थे और एक आदमी ने पीछे से उसके हाथों को अच्छी तरह से मजबूती के साथ जकड़े हुए था और फिर बड़ी बेरहमी के साथ वो प्रेमी, जो उस मरने वाले इंसान का भांजा भी था, दोस्तों सगा भांजा, मामी का प्रेमी, इतना अंधा हो जाता है मामी के प्यार में कि वो उसके कहने पर अपने मामा की गर्दन पर छुरी चला देता है, यानी मामा को हलाल कर देता है। कैसे पूजा अपने भांजे के प्यार में फंसी और 3 बार भागने के बाद जो भी कुछ उन दोनों के बीच में हुआ और ये मामला कब के हैं, कैसे है, कहाँ के हैं, ये पूरे मैं आपको विस्तार पूर्वक सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आजकल ऐसा माहौल चल चुका है कि जो पति समाज है ना, ये डरा हुआ है कि पता नहीं कब किसकी पत्नी कहाँ उसको कब इस दुनिया से उठा दे, समझ में नहीं आ रहा है और आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। आज आपको इस तरह की मैं 2 घटनाएं बताऊंगा कि कैसे 2 औरतों ने अपने पति को इस दुनिया से उठा दिया। किस लिए? सिर्फ अवैध संबंधों की वजह से, सिर्फ एक्स्ट्रा मज़े के लिए। यानी जो ज़िंदगी उसके 10-12 साल पति के साथ गुजरी, उस ज़िंदगी में अब उसको वो स्वाद, वो लज्जत नहीं आ रही है जीने में, जो एक नए उम्र के लड़के के साथ उसको वो एंजॉय और वो खुशी मिल रही है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं खुर्शीद अहमद भाई जी आज आपको बड़ी ही हैरान और परेशान कर देने वाली ये घटना बताने जा रहा हूँ और आपको कुछ इस तरह के टोटके और उपाय भी बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने पत्नी की मन की बात जान सकते हो कि उसके मन में आपके प्रति क्या चल रहा है और किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को पत्नी से सुरक्षित रख सकते हो। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। पूरी कहानी मेरे साथ विस्तार पूर्वक सुनिए, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, संक्षेप में यानी छोटी करके कहानी को आपको बताऊंगा। तो लाइक कर दें और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूला करें, पेज को फॉलो कर दिया करें और दास्तान ज़िंदगी जो फेसबुक पेज है वो आपका अपना पेज है, इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और दोस्तों यूट्यूब चैनल सफ़र ज़िंदगी, ज़बरदस्त स्टोरी 2.0 और ज़बरदस्त स्टोरी दास्तान ज़िंदगी, ये सभी चैनल जो हैं
आपके अपने चैनल है, कहीं भी आप मुझे देख सकते हो। सभी दोस्तों के नाम बारी बारी से लूँगा जो मुझे कमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये मामला हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी की रहने वाली पूजा आदेश की ज़िंदगी में जब आती है तो आदेश की खुशियों का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आदेश को पूजा जो है वो खूबसूरत बीवी मिली थी। अब जाहिर बात है कि जब एक नॉर्मल इंसान को कोई खूबसूरत औरत मिल जाती है ना, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। पैर उसके ज़मीन से जो है ना वो 1 फुट ऊपर ही उसके चलते हैं। यही सब कुछ बलराम और पूजा की ज़िंदगी में वो हुआ था। पूजा क्योंकि अच्छे नाक नक्श की थी, अच्छे जो है कद काठी की थी, तो बलराम एक नॉर्मल लड़का था, तो पूजा को वो पहले से ही नापसंद था। लेकिन फिर भी पूजा ने अपनी ज़िंदगी को अपने पति को समर्पित कर दिया और अपनी महत्वाकांक्षाओं पर और अपनी जो उसकी इच्छाएं थी उन पर कंट्रोल करने के बाद वो अपने पति को समर्पित होने के बाद उसके साथ ज़िंदगी गुजारने लगती है और एक के बाद एक पूजा 3 बच्चों को जन्म देती है। यानी बलराम अपनी बीवी से बहुत खुश था और उसकी खुशी के लिए वो हर वक्त कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। जो कमाता था, बीवी जो भी कहती थी वो उसकी हर फरमाइश को पूरी करता था और फिर बच्चों की ज़िंदगी और भविष्य के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने लगा था। क्योंकि 3 बच्चे हो चुके थे, बलराम के ऊपर से भी पूजा के प्यार का खुमार उतर गया था और पूजा जो थी बच्चे होने के बावजूद भी अपने आप को मेंटेन और हर वक्त कसे हुए जिस्म के साथ वो रखा करती थी। और बलराम जो था अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मेहनत मजदूरी करता था बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि बच्चे आज के दौर में जो है ना अशिक्षित बच्चे नहीं होने चाहिए किसी के भी। बलराम ये सोचता था कि वो अशिक्षित है यानी पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे, इसलिए वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी ख्याल और प्राइवेट स्कूल में उनको पढ़ा रहा था। पूजा का जो दिन गुजरता था, आधा दिन यानी सुबह को उठने के बाद चाय नाश्ता, बच्चों को स्कूल भेजना, यहाँ वहाँ में गुजर जाता था। लेकिन जब वो खाना वाना बनाने के बाद दोपहर को लेटती आराम करती तो बाकी जो दिन उसका गुजरता था वो खाली ही टाइम उसका होता था। अब होता क्या है कि शादी को पूजा और बलराम की 12 साल बीतने के बाद भी पूजा के जिस्म की जो कशिश थी, चेहरे का जो निखार और ग्लो था वो कम नहीं हुआ था, दिन ब दिन और निखरता जा रहा था। यानी बच्चे होने के बावजूद भी उसकी खूबसूरती में कहीं से कहीं तक भी कमी नहीं आई थी। इधर बलराम के प्यार में पूजा को लेकर के कमी ज़रूर आ गई थी। जो प्यार बलराम पूजा को पहले किया करता था, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ किया करता था, उससे घंटों घंटों बातें करने के बाद तब सोया करता था, अब वो सारी बातें जो है कहीं पीछे छूट गई थी, क्योंकि बलराम जो है वो काम में व्यस्त ज़्यादा हो गया था। बस इसी बात को पूजा महसूस करने लगी और जो वो बलराम से चाहती थी जब वो उसे ना मिला, तो अब क्या है कि रिश्तेदारी में मामा भांजा और ये वो सब कुछ जो चलता है ना, तो अब मामा के यहाँ जाहिर बात है भांजे आते ही आते हैं। ऐसे ही आदेश नाम का जो लड़का था वो बलराम का भांजा था और अक्सर वो अपने मामा के यहाँ आया करता था। बस इसी आने जाने में 18 वर्षीय आदेश और पूजा एक दूसरे से जब दोनों की नज़र लड़ी तो कहीं ना कहीं पूजा के दिल में आदेश को देख करके बेईमानी आ जाती है और बस वो उसको ललचाने की कोशिश करती है। आदेश को बार बार अपने घर बुलाने की कोशिश करती है। जब पूजा मीठी मीठी बातें करने लगी आदेश के साथ और कभी कभी उससे वो हंसी मजाक भी करने लगी, और जब वो जाता अपने मामा के यहाँ से 1-2 दिन रहने के बाद, तो पूजा जाते वक्त उसका हाथ पकड़ कर के कहती कि आदेश अब कब आओगे, कितने दिन बाद आओगे। तो कहीं ना कहीं ये बातें आदेश के दिमाग और दिल में चुभ जाती कि मामी उससे कितना प्यार करती है, कितनी अच्छी मामी है। पहले तो वो ये सोचता कि ये सिर्फ मामी का प्यार है जो एक भांजे और उनकी जो है वो नंद की औलाद के लिए होता है, लेकिन आदेश के दिमाग में जो पूजा के लिए मोहब्बत थी वो मामी वाली, वो उस दिन ख़त्म हो गई जब ही एक दिन आदेश मामी के यहाँ यानी मामा के यहाँ जाता है और मामी ने आदेश के सामने जो है वो अपना पल्लू गिराने के बाद जब झुकी और आदेश ने उसकी तरफ देखा
तो मामी ने उससे बड़े ही मतलब एक ऐसे अंदाज में कि जो आदेश को नज़रें झुकानी पड़ी, उसने कहा कि जो तुम मुझे इस तरह से देख रहे हो, क्या पूरी तरह से खुला देखना चाहते हो? मकसद कहने का ये था, उसने अपने आप का पल्लू गिराने के बाद, आदेश एक 18 वर्षीय जवान लड़का था, तंदुरुस्त था, अपना पल्लू गिराने का मकसद उसका यही था कि आदेश की नज़र उसके सीने पर पड़े। और जब उसने झुक कर के उसके सामने से वो झुकी और वो पल्लू ठीक करने लगी और आदेश ने उसकी तरफ देखा, और जब उस बेशर्म औरत ने कहा कि जो तुम मुझे इस तरह से देख रहे हो, क्या इनको खुला देखना चाहते हो? तो आदेश ने शर्म से गर्दन झुका ली और नज़रें फेर ली और शर्मा करके वहाँ से वो चला जाता है। पूजा समझ गई थी कि आदेश जो था वो अभी जवान होता हुआ एक शर्मीला लड़का है, इसको लाइन पर लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा उसको ललचाना पड़ेगा, हल्का हल्का दाना डालना पड़ेगा। बस इसी तरह से जब भी वो खाना खाने बैठता या घर में मौजूद होता तो कभी उसके सामने वो पल्लू गिरा दिया करती, कभी कोई झुककर कोई चीज़ उठा लिया करती, कभी अपने बाल खुले करके उसको जो है वो उसके पास से निकल जाया करती, परफ्यूम खुशबू लगा करके, अच्छा मेकअप करके। यानी उसको ललचाने के उसने कोई भी ऐसे हथकंडे नहीं छोड़े जिससे कि एक जवान लड़का फिसल ना जाए। पहल तो आदेश जो था वो बचता रहा, शर्मा करके कभी बाहर निकल जाता, कभी जंगल खेतों में चला जाता। लेकिन जब ये आए दिन का इस तरह का मामला हो गया, एक दिन घर में कोई नहीं था, पूजा और आदेश अकेले थे। पूजा आदेश को घर के अंदर यानी कमरे में ले जाती है, वहाँ ले जा कर के बिठा देती है और बिठाने के बाद उसके सामने ही साड़ी चेंज करने लगती है, यानी कपड़े बदलने लगती है। आदेश अंदर से उठकर बाहर जाने लगता है, कहने लगा कि मामी आप आराम से यहाँ कपड़े बदल लीजिए, मैं बाहर जाता हूँ। लेकिन मामी कहती है कि तुम्हें दिखाने के लिए ही तो मैं ये कपड़े बदल रही हूँ आदेश, तुम इतने बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं, इतने भोले हो कि तुम्हारी मामी तुम्हें क्या कहना चाह रही है, क्या दिखाना चाह रही है, तुम इतने मासूम और इतने भोले बन रहे हो। तब आदेश कहता है कि मामी तुम्हारा और मेरा रिश्ता जो है वो इस तरह का है कि मैं समझता सब कुछ हूँ, देख सब कुछ रहा हूँ, सब कुछ मेरी समझ में आ रहा है कि आप मेरे सामने जिस तरह से कर रही हो, ये सब कुछ मैं समझता हूँ। लेकिन आप रिश्ते में मेरी मामी हो और मैं मामा के साथ भला ऐसी गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? अब ये पूजा, क्योंकि जाहिर बात है बलराम से खुश नहीं थी, आदेश को फंसाना चाहती थी। आदेश के ज़बान से जब उसने ये शब्द सुने कि मैं जानता सब कुछ हूँ, लेकिन सिर्फ मामा की वजह से कि मामा क्या कहेंगे, क्या होगा, इस वजह से आप रिश्ते में मेरी क्या हो, इस वजह से मैं कुछ नहीं कहता, तो ये समझ जाती है कि अनजान नहीं है ये इसके पास आती है और फिर पास आने के बाद इसका हाथ पकड़ती है। हाथ पकड़ने के बाद अपने सीने पर रखती है और कहती है कि ज़रा मेरी धड़कनों को देखो, कितनी तेज़ चल रही है मेरी धड़कनें, इनको महसूस करो। और मेरा जो दिल धड़क रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ आदेश तुम्हारे लिए धड़क रहा है। तुम्हारे मामू जो है, तुम्हारे मामा जो है वो तो सुबह सवेरा काम पर निकल जाते हैं और दिन ढले यानी रात को घर वापस आते हैं, खाना खा करके सो जाते हैं। मेरे अरमानों को और मेरी इच्छाओं को वो अब समझते ही नहीं। इसलिए आदेश, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहती हूँ तुमसे कि तुम मेरी भावनाओं की कदर करो, मेरी इच्छाओं को जानो कि एक औरत क्या चाहती है, और तुम चाहो तो ये ख्वाहिश मेरी तुम पूरा कर सकते हो। और जब एक औरत अपने आप को किसी को अपनी मर्ज़ी से परोसती है तो उसे ना नहीं करना चाहिए। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती आदेश? ज़रा बताओ कि क्या मैं अच्छी नहीं हूँ, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, क्या मेरा रंग गोरा नहीं है? आदेश कुछ सोचने लगता है, सोच में पड़ जाता है और फिर क्या करता बेचारा, कब तक बचता। और उस दिन फिर उन दोनों के बीच में जो नाजायज़ ताल्लुकात की ऐसी नींव रखी गई जो कभी ना टूटने वाली, और फिर उस दिन वो नाजायज़ ताल्लुकात की बुनियाद उनकी इतनी मजबूत थी कि जिसको बलराम भी नहीं तोड़ पाता है। दोनों के बीच में एक बार नाजायज़ ताल्लुकात का सिलसिला चला तो फिर अब ये जो आदेश था, जो बचता था हर वक्त अपनी मामी से, अब हर वक्त अपनी मामी के पास पड़ा रहता। सुबह को जब काम पर चला जाता बलराम, तो अब आदेश के लिए और पूजा के लिए खुला मैदान होता था। बच्चे स्कूल चले जाते थे, क्योंकि बच्चे 7 साल का था एक बच्चा 5 साल का था।
और एक छोटा बच्चा था लगभग 2 साल का, वो बेचारा मासूम, उसको कुछ पता नहीं था किसी तरह से। तो कुल मिलाकर के आदेश और पूजा को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन इस तरह की बातें कभी जो है वो छुपती नहीं है। आखिरकार धीरे धीरे बलराम को भी आदेश के ऊपर शक होने लगा। जब पूजा ने ये महसूस किया कि बलराम आदेश और उसको लेकर के चिंतित है, गंभीर है और वो शक करने लगा है, तो पूजा आदेश से कहती है कि यहाँ से चल निकलते हैं, अब हमारा यहाँ गुजारा नहीं हो सकता क्योंकि बलराम हमारे ऊपर नज़र रख रहा है। और उसके बाद दोनों ने घर का सामान समेटा और निकल जाते हैं। जब तक बलराम को पता चला तब तक वो उसकी हद से बहुत दूर जा चुके थे। दोस्तों 2, 4, 5, 10 दिन ये बाहर रहे, खूब मौज मस्ती थी और फिर वापस लौट आते हैं। वापस लौट आए, बलराम बेचारा क्या करता, अपने भांजे को बुरा भला कहा और उसने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। कुल मिलाकर बच्चों के भविष्य को देखा और खामोश हो जाता है। वो सारे गुस्से को पी जाता है और पूजा को वापस घर में रख लेता है। पूजा महीना 2 महीना तो ठीक ठाक रही, लेकिन महीना 2 महीना के बाद आदेश के साथ बिताए हुए वो पल उसको फिर याद आने लगते हैं। और आदेश ने भी माफ़ी मांग ली थी मामा से, वो दोबारा घर आने लगता है। दोबारा दोनों के बीच में ना जाए ताल्लुकात बने और वो एक बार फिर निकल जाती है। इस तरह करके एक बार नहीं बल्कि पूजा 3 बार आदेश के साथ घर से भागी थी और 10, 15, 20 दिन इधर उधर रही। इधर ये बेचारा बलराम था, जब ये भाग जाती थाने में जाकर उनके साथ पुलिस वालों के साथ हाथ जोड़ता, साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए, इनका क्या होगा, इनके भविष्य का क्या होगा, किसी भी तरह से मैं उसको मनाऊंगा परचाऊंगा। बेचारा अपनी पत्नी की खताओं को माफ़ करता रहा, उसके आगे हाथ जोड़ता रहा कि इस घर को समझ लो, इन बच्चों को समझ लो, सब कुछ जो है वो तन की प्यास नहीं होती, मन भी होता है। मन की सुनो कि क्या तुम्हारा मन अपने बच्चों के लिए क्या कहता है, क्या तुम्हारे दिल में अपने बच्चों के लिए प्यार नहीं है। चलो मेरे लिए तुम्हारे दिल में प्यार हो ना हो, लेकिन कम से कम बच्चों के लिए तो घर में रुक जाओ। पूजा रुक तो गई थी, लेकिन फिर उसे आदेश की याद सताने लगी। उधर आदेश भी इतना पूजा का आदी हो चुका था कि वो भी अब पूजा को छोड़ना नहीं चाहता था। ये सब कुछ हो रहा था, पंचायतें लग रही थी। बलराम अपनी बहन से कह कह करके थक गया था कि आदेश को रोको, उसने मेरे घर गृहस्थी में आग लगा रखी है, बर्बाद कर दिया है मेरे घर को। उसकी बहन भी कहती कि भाई मैं उसको रोकती हूँ, और वो मुझसे कह रहा है कि मैंने अब पूजा के पास जाना छोड़ दिया। तमाम चीज़ें सामने आई, लेकिन आदेश और पूजा ना ही मानने वाले थे और ना ही माने। और फिर जब ज़्यादा बात हद से गुजर गई तो अब पूजा ने कहा कि आदेश, अगर हम दोनों को साथ में रहना है तो फिर बलराम को रास्ते से हटाना होगा। ये अभी नई उम्र का लड़का था, उस औरत के चुंगल में ऐसा फंसा और उसकी इन बातों का उस पर इतना असर हुआ कि वो मामा को मारने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मामी ठीक है, रात को मैं अपने दोस्तों को लेकर के आऊँगा और आकर के मामा को ख़त्म कर देंगे, तुम साथ दोगी? कहने लगी कि बिल्कुल साथ दूंगी, तुम्हारे साथ में मैं तुम्हारे मामा के हाथ पैर पकड़ूंगी और तुम उनका गला दबा देना। बात सेट हो जाती है। रात हुई और जब ये बलराम जो था वो घर में खाना वाना खा करके सो जाता है। बच्चे अलग कमरे में सोते थे। जो बड़ा बेटा था इसका 7 साल का और 5 साल की जो लड़की थी वो अलग कमरे में सोती थी, और ये जो छोटा 2 साल का बच्चा था ये इसी के पास सोता था। इस बेचारे बच्चे को क्या पता जो अभी 2 साल का है। रात हुई, रात को आदेश अपने 2 दोस्तों को लेकर के आता है, चुपचाप दबे कदमों से पूजा के कमरे में, क्योंकि पूजा को नींद थोड़ी थी। उसका तो अपने यार के साथ वादा हुआ था कि आज पति को ठिकाने लगाना है, इस दुनिया से मिटा देना है, और वही हुआ था। वो जाग रही थी, बलराम सो रहा था और आदेश रात के अंधेरे में घर में एंटर होता है और फिर चुपचाप सोते हुए बलराम के हाथ पकड़ लेता है एक दोस्त। दूसरा दोस्त जो है वो छाती पर चढ़कर बैठ जाता है ताकि वो उछले ना, कूदे ना। इधर बचे पैर तो पैर पूजा कस करके पकड़ करके बैठ जाती है। बलराम चीखना चाहता था, लेकिन सीने पर जो बैठा था जो दोस्त, उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, कपड़ा ठूस दिया उसके मुंह में। बेचारा क्या करता, हल्की सी चीख निकली उसकी। पास वाले कमरे में 7 साला बेटा, शायद उसको नींद उठ गया, वो
आया माँ के कमरे में, देखा उसने आकर के पापा की चीख की आवाज़ सुनी है, आया तो माँ उसको डांट करके धमका करके भगा देती है कि जाओ सो जाओ, तुम्हारे पापा बीमार हैं और डॉक्टर साहब उनको सुई लगा रहे हैं। और फिर बड़ी बेरहमी के साथ वो भांजा, जिस भांजे को कभी बलराम जो है वो बहुत प्यार किया करता था, जिस भांजे को बलराम ने अपनी गोद में खिलाया था, वो भांजा मामा की गर्दन को रेत देता है, उसको हलाल कर देता है। और ये जो पत्नी थी ना, ये बेरहम पत्नी, ये पति के पैर पकड़े हुए है कि ज़्यादा चीखे चिल्लाए ना, ज़्यादा हरकत ना करे। कुल मिलाकर ये सब लोग मिलकर के उस बेचारे बलराम को हलाल कर देते हैं, ज़िंदगी से उसका पत्ता साफ कर देते हैं। सुबह को पूजा तिरिया चरित्र वही औरतों वाला दिखाती है, वो तो अपना काम करके चले जाते हैं इसके यार दोस्त, और सुबह हुई तो ये रोना चीखना चिल्लाना कि रात को चोर घर में घुस आए थे, पति ने उनसे जो है वो मुकाबला किया तो वो पति को मार करके चले गए। ये 7 साला बच्चा जो था ये डरा हुआ था। पुलिस आ जाती है, पुलिस जब सारी सिचुएशन आकर के देखती है कि पूजा पूरे दहाड़े मार मार कर रो रही है, पूरा उसने जो है वो घर सर पर उठा के रखा है, पूरा स्त्रीय चरित्र उसने जो है वो बखेर रखा है। और औरतें पास में बैठी हुई जो मोहल्ले पड़ोस की घर परिवार की औरतें थी उसको तसल्ली दे रही है, उसको सब्र करने के लिए कह रही है, सब्र रखो, जो होना था हो गया, तुम्हारा साथ तुम्हारे पति के साथ यही तक का था, उनका जो है नाश होगा, जो उनका वो कभी सुखी नहीं रह पाएंगे जिन लोगों ने तेरे पति को मारा है। और ये पता नहीं उनको कि पति को मारने वाली ये डायन खुद वही है जो यहाँ पर ये तिरिया चरित्र कर रही है। कुल मिलाकर पुलिस ने पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया लाश को, और फिर पूछताछ की बारी आती है। पूजा इस लायक या इस काबिल नहीं थी कि उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि बयान देने की हालत में नहीं है, कि बहुत ज़्यादा दुख हुआ है इसको। लेकिन वहीं पुलिस की नज़र जो है वो उस 7 साला बच्चे पर पड़ती है। बच्चा डरा हुआ सहमा हुआ, उस बच्चे को वो अलग ले जाते हैं, अलग ले जाकर के पहले प्यार से उसको बड़े प्यार से अपने भरोसे में लेते हैं। फिर उससे कहते हैं कि बेटा तुम्हें अपने पापा की मौत के बारे में कुछ पता है? रात को जब तुम्हारे पापा को हमलावरों ने मारा तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? बच्चा कुछ भरोसे में आता है, कहता है कि कोई हमलावर नहीं थे, कोई चोर नहीं थे, बल्कि मेरे पापा को मेरी मम्मी ने मारा है। पुलिस वाले चौंक जाते हैं, बेटा कैसे, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी मम्मी ने पापा को मारा है? कहने लगा कि रात को पापा की चीख निकली थी, पापा चीखे चिल्लाए थे, बचाओ बचाओ की आवाज़ निकली थी। मैं कमरे से उठ करके मम्मी के कमरे में गया, देखा कि पापा को मम्मी ने और 2-3 लोग और थे उन्होंने पकड़ के रखा है। मैंने कहा कि क्या हुआ, तो मुझे मम्मी डांट करके भगा देती है कि तुम्हारे पापा बीमार है, उनको सुई लगा रहे हैं, उनको बुखार आ रहा है, उनको सुई लगा रहा है, और जाओ तुम जा करके कमरे में सो जाओ। मैं डर गया था और आकर के वापस अपने कमरे में सो गया। ये मैंने रात को देखा। बस सारा मामला यहीं से खुल जाता है। पुलिस पूजा को दबोचती है और थाने ले जाती है, पूछती है क्यों मारा, कैसे मारा और साथ में कौन कौन थे। ज़्यादा देर तक पुलिस के सामने फिर पूजा संभल नहीं पाती है और अपना जुर्म स्वीकार कर लेती है कि साहब इश्क के चलते मारा, मुझे प्यार हो गया था बलराम के भांजे से और हमारे नाजायज़ ताल्लुकात थे। बलराम हमारे रास्ते की दीवार था और हम यही समझते थे कि बलराम अगर रास्ते से हट जाएगा तो फिर हमारा मिलना आसान हो जाएगा। यही सब चलते हमने बलराम को 3 दोस्त थे उसके, 2 यानी एक खुद आदेश था और 2 उसके दोस्त थे, 3 वो लोग थे और एक मैं थे। हम 4 लोगों ने मिल करके उसको मारा। बस उसके बाद पुलिस हरकत में आई और आदेश को भी पकड़ लिया गया, उसके दोस्तों को भी पकड़ लिया गया और फिर उनको जेल की सलाखों के पीछे। इस तरह के हालात दोस्तों घट रहे हैं। और क्या होगा उन पतियों का कि जो बेचारे अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, क्या करें, वो भी थक जाते हैं। अब वो पत्नी के उन अरमानों को पूरा करे या अपनी थकन को दूर करे जिन्हें बेचारों को लेटते ही नींद आ जाती। खैर बहरहाल कुल मिला करके चलिए अगली वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा कि पत्नियों से कैसे आपको बचा जाए और कैसे समझें कि आपकी पत्नी आपके प्रति वफादार है नहीं। ये अगली वीडियो में बताऊंगा।
अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं, देखता हूं कि किस भाई ने कमेंट करके क्या कहा। कमेंट करने वालों में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है रवि सिंह, जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उज्बेकिस्तान में रह करके हमें सुनते हैं। दूसरा नाम आता है, बहुत बढ़िया स्टोरी है ये, और ये गुजरात से हमें देखते हैं। और जी राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमें सुनते हैं। हरनाम सिंह अलीगढ़ से हैं। अब्दुल हादी तकदीस फातिमा डॉक्टर अब्दुल समी कोली बाज़ार कानपुर से। जयपाल त्यागी यूपी बिजनौर से। महराज आलम गोंडा दिल्ली से हैं। और खुर्शीद वीर जी सत श्री अकाल, आप जिन्हों साडे वालों में ओंकार। छोटा भाई बक्सवीर पापा जी राजप्रीत दादाजी इकबाल सरदार गांव जोड़किया जिला श्री गंगानगर आजमगढ़ राजस्थान से हैं, और ये कहते हैं कि आपकी सारी कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है। जावेद अली हशमत पत्नी है, फरमाना बेटा है, अनस बेटी है, सुमैया छोटा बेटा है, अम्माद लोनी गाज़ियाबाद से है, और आपका जो है राजवीर सिंह पोसवाल एडवोकेट बेटा है, रजत पोसवाल ये अमरोहा से हैं। दानिश अंसारी सरदाना मेरठ से है। मोहम्मद रऊफ़ वाइफ है नाहिद बानो, ये हैदराबाद से। चलिए दोस्तों, कल आपको फिर किसी नई स्टोरी में मिलता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।